कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता है, हाउस के साथ कोई डिटर्मिनर नहीं लिखा तो ये गलत हो गया। रेसिपिएंट की प्रीपोजिशन इंग्लिश में टू होती है, तो जैसे अडेप्ट वर्ब है, सबमिट वर्ब है, रिजाइन वर्ब है, रिकंसाइल वर्ब है, यील्ड वर्ब है, सरेंडर वर्ब है, ठीक है, इम्यून है, तो इनके साथ हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू। अब कई बार बच्चे ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो पास्ट टेंस लिखा है इंसिस्टेड, तो फिर टुक क्यों नहीं लिखा, या सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो टेक्स क्यों नहीं लिखा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये जो हम टेक लिख रहे हैं ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, ये फैक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये एक्सप्रेस कर रहा है डिमांड को, ठीक है। तो टेक लिखो, नहीं तो मॉडल लिख दो। तो अगर यहाँ पे फॉर 5 years नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन ए, ही हैज अ कार। फॉर 5 years लिखा है, इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इस वर्ब का बनेगा नहीं, तो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा परफेक्ट टेंस। तो हैज, हैव, हैड, इनका यूज जब हम सेंटेंस में मेन वर्ब करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का यूज करना चाहिए। गलती से बच्चे हैज का ही यूज कर देते हैं। हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम्स में पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत से जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन। अब हमें पता है कि जो इफ क्लॉज होती है वो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज में जब हमें किसी फ्यूचर एक्शन को रेफर करना होता है तो हम वहां पर फ्यूचर टेंस नहीं यूज करते हैं, टेंस प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो टाइम फ्यूचर का होता है, टेंस हम प्रेजेंट का यूज करते हैं। अब यहां पर हमने फ्यूचर टेंस लिख रखा विल कैच, तो ये तो गलत हो ही गया, नो इंप्रूवमेंट, आंसर नहीं है। ये भी फ्यूचर है, गलत हो गया। इफ यू वांट टू और इफ यू हैव, अब अगर हम हैव वर्ब का यूज कर लेंगे तो इसका मतलब जाएगा इफ यू हैव द ट्रेन, अगर तुम्हारे पास ट्रेन है, जो कि लॉजिकल मीनिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, अगर आप ट्रेन पकड़ना चाहते हो। अब ये जो हमने इफ के साथ में फ्यूचर टेंस अवॉइड किया ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इफ, अनलेस, अनटिल, as long as soon as, when, before, after, ये कुछ और भी ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कि इनके साथ कई बार हमें जब फ्यूचर टेंस रेफर करना होता है तो हम फ्यूचर की टेंस लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ अगर हमें किसी फ्यूचर एक्शन को रेफर करना है तो उसका टेंस प्रेजेंट यूज करना है, फ्यूचर टेंस नहीं यूज करना है। Tom was standing besides the schoolhouse poster when the ball rolled towards him. अब दो वर्ड होते हैं बच्चे, एक वर्ड होता है beside और एक वर्ड होता है besides, ठीक। ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इन पर बेस्ड पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है कि beside और besides का यूज जब हम एज प्रेपोजिशन करते हैं तो beside जो है ये होता है वेयर का रिप्लाई, और इसका मतलब होता है नियर, by the side of। बिसाइड्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू। अगर हिंदी में कहें तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है पास में, बगल में। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी कि बिसाइड का यूज हमें सेंटेंस में तब करना होता है जब हमें रेफर करना हो वेयर को रिप्लाई, क्योंकि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, किसी की पोजीशन शो करता है कि कोई कहां पर पोजीशन है कहां नहीं। तो इसका यूज हम वेयर के रिप्लाई में करते हैं बिसाइड का। बिसाइड्स का यूज हम करते हैं एडिशन शो करने के लिए। अब देखिए, टॉम वॉज स्टैंडिंग वेयर, वेयर वॉज स्टैंडिंग, तो हमें वेयर का रिप्लाई लिखना है, तो हम यूज करेंगे कौन सी प्रेपोजिशन, बिसाइड, जिसका मतलब होता है नियर। ये जो बिसाइड्स लिखा है ये गलत हो गया, यहां पर बिसाइड्स लिखा है ये भी गलत हो गया। एक मिनट, ये नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। वॉज स्टैंडिंग, वॉज स्टूड, वॉज स्टैंड बिसाइड। अब टॉम सिंगुलर है तो उसके बाद स्टैंड वर्ब वैसे भी नहीं आएगी, ठीक है। मुझे लगता है यहां पर हमें इसको भी अंडरलाइन करना चाहिए, वॉज स्टैंडिंग को, ठीक। अब देखिए, टॉम सिंगुलर है उसके बाद स्टैंड नहीं आएगा, गलत हो गया। स्टैंडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, टॉम स्टूड बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर, ठीक, कि टॉम जो है वो स्कूल हाउस जो पोस्टर था उसके पास में खड़ा था। अगला देखिए, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। अब नो सूनर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब सून है,
हम सबको पता है कि सूनर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री का एडवर्ब है, और कंपेरेटिव डिग्री के जो एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ में कंजंक्शन देन का यूज किया जाता है। तो ये जो हमने व्हेन लिखा है गलत है। अब या तो हम लिखें देन द ट्रेन डिपार्टेड, या हम लिख दें देन डिड द ट्रेन डिपार्ट। तो एक हमने और भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि नो सूनर के साथ में इन्वर्जन का यूज होता है। तो इन्वर्जन का यूज होता है उस वर्ब का जिसके साथ नो सूनर एडवर्ब लिखा है। तो नो सूनर जिस वर्ब के साथ लिखा है वो वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी जाती है। देन कंजंक्शन के साथ लिखी गई क्लॉज इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं आती। तो ये जो हमने इन्वर्टेड फॉर्म लिख रखी है गलत है। सही आंसर हो गया हमारा ए। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे तो जरूरत नहीं होगी शायद, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवा देता हूं। मान लीजिए अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, एज सून एज आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। अब देखिए, ये जो नो सूनर होता है ना बच्चों, ये होता है एडवर्ब, कंपेरेटिव डिग्री का एडवर्ब। सून एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, उसकी कंपेरेटिव डिग्री है। लेकिन एज सून एज जो हम लिखते हैं वो कंजंक्शन होता है। अब कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि वो ये सोचते हैं कि नो सूनर के साथ में हम देन लिखते हैं, तो एज सून एज के साथ में भी देन लिखते होंगे। तो आपको ध्यान रखना है देन कंजंक्शन होता है, नो सूनर एडवर्ब होता है, तो उसके साथ हमें दो स्टेटमेंट जोड़ने के लिए कंजंक्शन लिखना पड़ता है जो हम देन लिखते हैं। लेकिन एज सून एज खुद कंजंक्शन होता है, तो इसके साथ में हम देन या देन कुछ भी नहीं लिखते, सिंपल कॉमा लगाओ। होता क्या है, नो सूनर एज सून एज आई रीच द स्टेशन, ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई, और देन द ट्रेन डिपार्टेड, द ट्रेन डिपार्टेड हमारी मेन क्लॉज हो गई। यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे बस। तो एज सून एज के साथ में ना देन लिखना है, ना देन लिखना है, ना दैट लिखना है, ना व्हेन लिखना है। एज सून एज इज अ कंजंक्शन इटसेल्फ, वो खुद ही एक कंजंक्शन होता है। नो सूनर के साथ में जरूर हम लिखते हैं, नो सूनर क्योंकि खुद एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता नहीं है, तो उसके साथ हम कंजंक्शन देन का यूज करते हैं। दोनों के मीनिंग एक होते हैं, चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मीनिंग एक है। अगला देखिए, द मैनेजर आस्क्ड टू द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट। अब आस्क ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसके साथ टू ऑप्शन आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। आस्क द क्लर्क दैट सबमिट द रिपोर्ट, अब दैट कंजंक्शन के बाद हमने सबमिट वर्ब लिख दी लेकिन सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो गया। टोल्ड के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं यूज होती, टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब होती, तो ये भी गलत हो गया। आस्क द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, रिक्वेस्टेड द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट। अब ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये दोनों ही सही हैं। रिक्वेस्टेड द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट ठीक है, आस्क द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे रिपोर्ट के साथ में द आर्टिकल नहीं लिखा, तो ये गलत हो गया। ये रहा आंसर। रिपोर्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बच्चे, और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं यूज होता। तो यहाँ पर रिपोर्ट नाउन के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया, इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। शी हैज द रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ व्हाट? तो जब हम कहेंगे शी हैज द रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ व्हाट, किस चीज की रेपुटेशन? तो यहां पर आपने देख लिया ये ऑफ प्रेपोजिशन है और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है। तो रेपुटेशन जो हमारा नाउन है उसके साथ हमें प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है ऑफ। तो ये जो हमने टू हैव काइंडनेस लिखा ये गलत है, टू बी काइंड हार्टेड लिखा ये गलत है। ऑफ बीइंग अ काइंड वुमेन लिखें या ऑफ बीइंग द काइंड वुमेन लिखें, क्या लिखें? शी हैज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग। अब आपको समझना है कि जो बी की फॉर्म हम लिखते हैं ना, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इज एम आर वॉज वर्ब होती हैं, जब हम इनको एज अ मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में जो हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट की डिफॉल्ट आइडेंटिटी हमेशा इंडेफिनिट होती है, तो उनके साथ अगर हमें आर्टिकल लिखना पड़ेगा तो हम ए एन लिखेंगे, द नहीं लिखेंगे। तो ये जो द काइंड वुमेन लिखा ये गलत हो गया, सही आंसर हो गया ये। अब ये जो बात मैंने पूरी आपको समझाई है क्या नाम कॉम्प्लीमेंट और ये सब इंडेफिनिट आइडेंटिटी, ये नहीं समझ में आई हो तो इसके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन इज द सिंगर। अब इसको आप ऐसे समझो, ये जो इज हमने लिखा है वर्ब है, मोहन इसका सब्जेक्ट है, और इज जो है ये बी की फॉर्म है, जैसे बीइंग है ना वो भी बी की फॉर्म है, इज भी बी की फॉर्म है। तो बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, इनके बाद जो आप लिखोगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा।
जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन होता है। न्यू इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो इंडेफिनिट आइडेंटिटी का होता है, जिसकी वजह से हम उसके साथ में द आर्टिकल नहीं लिखते, या एन आर्टिकल लिखते हैं। तो ये हमारा करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप सबको खुद भी ये बात पता ही होगी कि एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट भर नहीं है, इट इज अ की टू सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन की चाबी जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है। यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को काफी मेहनत करने के बाद में, टाइम देने के बाद में भी इंग्लिश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक, अगर आप भी उनमें से हो कि आपको लगता है कि इंग्लिश का एक अच्छा सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, तो एसएससी प्रथम बैच आपके लिए है। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत ही बेसिक्स के साथ में और डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स को डील करते हुए पढ़ाया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिवली। साथ ही साथ इंग्लिश के साथ में आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी पूरी अच्छी टीम मिलेगी जो बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी बढ़िया करवा रही है। मैथ्स हो गया, आपका जनरल स्टडीज हो गया, रीजनिंग हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार की आपकी मेहनत जो है वो आपके लिए सिलेक्शन बनकर आए एज अ रिजल्ट, तो आप एसएससी प्रथम बैच को ज्वाइन करें करियरविल ऐप डाउनलोड करके। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया, तो एडवाइस डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। एक ऑब्जेक्ट तो इसका हिम हो गया, और दूसरा हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स, कि वो मिठाई खाना अवॉइड करे। ठीक, एंड अब ये कंजंक्शन लिख दिया। अब कंजंक्शन के बाद जो आप लिख रहे हो वो किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, एडवाइज वर्ब के साथ में या टू अवॉइड के साथ में? तो पढ़ के देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स, कि वो मिठाई खाना अवॉइड करे, एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप यहाँ पे डूइंग लिखोगे तो इसका मतलब हम अवॉइड और डूइंग को कनेक्ट कर रहे हैं एंड कंजंक्शन से, दोनों सेम फॉर्म में आ गए ना। तो इसका मतलब जाएगा डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि वो मिठाई खाना अवॉइड करे, और साथ ही साथ में क्या अवॉइड कर दे, डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, और रेगुलरली एक्सरसाइज करने को भी अवॉइड कर दे। तो ये जो ईटिंग और डूइंग है ना, दोनों ही अवॉइड के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, जो कि ग्रामेटिकली सही होगा लेकिन इलॉजिकल मीनिंग होगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि डॉक्टर ने उसको मिठाई खाने से अवॉइड करने के लिए कहा, साथ ही साथ में एक्सरसाइज करने को भी अवॉइड करने के लिए कहा, तो एक्सरसाइज को अवॉइड करने के लिए नहीं कहा होगा। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं पहला, अवॉइडिंग स्वीट्स एंड डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम अवॉइडिंग, तो एडवाइज वर्ब के साथ जो हम ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे ना वो इन्फिनिटिव यूज होगा। ये हम अवॉइडिंग जो जेरेंड लिख रखा बच्चे, ये गलत है। ठीक, टू नॉट स्वीट, अब ये जो टू और ईट हमने लिखा ना इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को स्प्लिट करने के लिए बीच में नॉट का यूज नहीं होता। अगर कभी किसी इन्फिनिटिव को स्प्लिट भी करना हो ना तो नॉट का यूज इन्फिनिटिव से पहले किया जाता है, बीच में नहीं किया जाता। तो ये गलत हो गया। टू अवॉइड स्वीट्स या टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स, तो स्वीट्स को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर ने कहा है कि स्वीट्स को खाने को अवॉइड करने के लिए कहा, तो ऑब्वियस सी बात है स्वीट्स को अवॉइड नहीं करना है, उनको खाना अवॉइड करना है, स्वीट्स को खाना अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अवॉइड वर्ब का ऑब्जेक्ट एक्शन है, स्वीट्स नहीं है। तो ये जो हमने लिखा ये गलत हो गया, सही आंसर हो गया बच्चे ये। अब इसको पढ़िए और समझिए पूरा मीनिंग। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया, टू अवॉइड ईटिंग स्वीट्स, कि वो स्वीट्स खाना अवॉइड करे। और एक चीज और भी एडवाइस की, दूसरी चीज क्या एडवाइस की, टू एक्सरसाइज रेगुलरली, कि वो रेगुलरली एक्सरसाइज करे। तो दो चीजें डॉक्टर ने उससे करने को कही। एक एडवाइस ये थी कि वो ईटिंग स्वीट्स अवॉइड करे, दूसरी एडवाइस ये थी कि वो डेली एक्सरसाइज करे। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। दे रिटर्न बैक होम, अब रिटर्न के साथ में बैक तो आता नहीं है, ठीक है, रिटर्न का मतलब ही बैक होता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। बैक कोई वर्ब नहीं है, एडवर्ब होता है, बिना वर्ब के इसका यूज नहीं कर पाओगे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, वेंट बैक टू हाउस, हाउस जो होता है वो नाउन होता है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता है, हाउस के साथ कोई डिटर्मिनर नहीं लिखा, तो ये गलत हो गया। रिटर्न होम या रिटर्न टू होम, अब यहां पर आपको ये समझना है कि होम जो हमारा वर्ड होता है, जब हम इसका यूज किसी डिटर्मिनर के साथ कर दें, किसी आर्टिकल के साथ में, किसी डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ में, पजेसिव के साथ में, तब तो ये होता है नाउन। अदरवाइज जब हम होम का यूज जनरल सेंस में बिना किसी डिटर्मिनर के करते हैं तो ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते। तो ये जो हमने, अच्छा तो हाउस लिखा हुआ तो टू के साथ हाउस वैसे भी गलत हो गया, लो आंसर। अगर यहाँ पे हाउस की जगह होम लिखा होता ना बच्चे तब भी गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि होम को जो हम जनरल सेंस में यूज करते हैं तो वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब्स प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं बनते। तो हम यहाँ पे अगर टू होम लिखेंगे वो तब भी गलत होगा। हाउस तो नाउन नहीं होता, हाउस कभी एडवर्ब नहीं होता, तो हाउस तो हमेशा ही नाउन होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, बिना डिटर्मिनर के आप उसका यूज नहीं कर सकते, तो वो वैसे भी गलत हो जाता है। सही आंसर हो गया रिटर्न होम।
अब इसी बात को ना एक ऐसे भी समझ लीजिए, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल गो टू होम बाई कार। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिख दिया, ही विल गो टू होम बाई कार, तो ये होम हमने लिखा और इसके साथ टू प्रेपोजिशन लिख दी। अब होता है क्या है, अगर हम होम के साथ में कोई डिटर्मिनर लिखें, टू हिज होम, टू योर होम, टू दैट होम, टू हिज न्यू होम, तब तो ये टू ठीक है, क्योंकि तब हम होम को मानेंगे नाउन, जब इसके साथ कोई डिटर्मिनर लिखा होगा। डिटर्मिनर्स नाउन के साथ यूज होते हैं। जब हम होम का यूज बिना किसी डिटर्मिनर के यूज करते हैं ना बच्चे, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब चूंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आ पाएगी, तो टू गलत हो गया। हमें सिंपल क्या लिखना है, ही विल गो होम बाई कार, टू होम नहीं लिखना है। अगला देखिए, ही वॉज अक्यूज फॉर थेफ्ट। अब देखो ये कुछ वर्ब होते हैं बच्चे एक ही कॉन्टेक्स्ट के। एक वर्ब है अक्यूज, ठीक है, एक वर्ब है कन्विक्ट, एक वर्ब है अक्विट। अब इनके मीनिंग समझिए क्या होते हैं। अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, ठीक है। कन्विक्ट का मतलब होता है सजा मिलना, ठीक है, दोषी ठहराना। अक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, मान लो कोई एविडेंस नहीं मिला, गवाह नहीं मिला, तो अक्विट कर दिया, बरी कर दिया। अब ये एक ही कॉन्टेक्स्ट की तीनों वर्ब्स होती हैं और इनके साथ हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं ऑफ। तो जब हमें ये बात ध्यान रहेगी, तो ये जो हमने फॉर लिखा ना वो गलत है, ये ऑन लिखा ये भी गलत है, बाई लिखा ये भी गलत है, विद लिखा ये भी गलत है। सही आंसर क्या हो गया, ऑफ थेफ्ट। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया, इसका मतलब ये हो जाएगा ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। अब ये फ्रेजेस जो हैं, इनमें देखो, ये लुक हमने लिखा ना बच्चे, वर्ब है। फॉरवर्ड जो है ये एडवर्ब है। अब आप ये जो टू लिख रहे हो ना, ये प्रेपोजिशन है। तो इस प्रेपोजिशन के बाद जो आप लिखोगे वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। जब भी हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं, ठीक है, वो प्रेपोजिशन इन हो, ऑफ हो, विद हो, बाई हो, कोई भी हो, तो हमें उस प्रेपोजिशन के बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट यूजली कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर कभी किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़े, तो हम वर्ब को जेरेंड फॉर्म में लिखते हैं। ये हमें बात ध्यान रखनी है। जब भी हम किसी प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब लिखेंगे, तो हमेशा जेरेंड फॉर्म में लिखेंगे। अभी जो मीट हमने लिखा है ये बेयर इन्फिनिटिव है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, गलत हो गया। फॉरवर्ड के साथ में, लुक फॉरवर्ड के साथ में फॉर आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये जो टू है उसको भी आप ड्रॉप कर नहीं सकते, क्योंकि फॉरवर्ड एडवर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, तो आपको प्रेपोजिशन लिखनी ही पड़ेगी, तो टू आएगा ही आएगा, तो वो गलत हो गया। हैव मेट जो है ये भी जेरेंड फॉर्म नहीं, तो ये गलत हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो मैंने आपको ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका डिटेल में दे दिया। बाकी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंग्लिश में ऐसी फ्रेजेस जहां पर हम टू का यूज एज अ प्रेपोजिशन करते हैं, तो उसके बाद अगर कभी वर्ब लिखनी पड़े, तो वो हमेशा जेरेंड फॉर्म में लिखनी है। अब ऐसे एक और कौन कौन सी फ्रेजेस होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो देखो एक तो यही हो गई लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है बच्चे। एक दो मैं आपको और बता देता हूं, विद अ व्यू टू, विद एन आई टू, ठीक है, बी एडिक्टेड टू, बी यूज्ड टू, बी accustomed to, be opposed to, be averse to, be devoted to, be committed to, object to, have objection to, in addition to, etc.
तो ये कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं इंग्लिश में जिनमें हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अब होता क्या है, ये जो टू हमने इन सारी फ्रेजेस में लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा है कि ये टू कोई इन्फिनिटिव मार्क करे, आप इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के इन्फिनिटिव बना लेना, इसलिए नहीं लिखा। ये टू प्रेपोजिशन है जो इन फ्रेजेस में हमेशा यूज होता है। अब इस टू के बाद अगर कोई आप नाउन प्रोनाउन लिखोगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है, वो तो नाउन प्रोनाउन तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन ही जाते हैं। वर्ब को अगर लिखोगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखना, ये ध्यान रखना है। अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, जैसे ये ऊपर एग्जांपल लिखा था ना, अगर हम यहाँ पर मीट वर्ब के बजाय कोई नाउन लिख देते, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई, तो ठीक हो जाता। पॉजिटिव रिप्लाई नाउन है, टू प्रेपोजिशन का ऐसे ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन जब वर्ब लिखोगे ना तो उसको जेरेंट फॉर्म में लिखना, ये ध्यान रखना। जहां पर भी हम टू को एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे उसके बाद वर्ब जेरेंट फॉर्म में आएगी, ये ध्यान रखना है। द जज डिक्लेयर्ड द प्रिजनर एज गिल्टी। अब देखिए, द जज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है, ये है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। द जज डिक्लेयर्ड whom, द प्रिजनर। व्हाट डिड ही डिक्लेयर, तो उसने प्रिजनर को डिक्लेयर किया। अब क्या डिक्लेयर किया प्रिजनर को, तो प्रिजनर जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं। ये जो एज गिल्टी हमने लिखा है ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है, इसका यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें हाउ को रिप्लाई करना हो। जैसे ही ट्रीटेड मी एज अ फ्रेंड, तो एज अ फ्रेंड किसका रिप्लाई है, हाउ का। आपको ये बात ध्यान रखनी कि एज प्रेपोजिशन का यूज जब भी हम करते हैं कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाने के लिए तो वो हाउ का रिप्लाई होती है। उसका यूज हम करते हैं किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई एक्शन किया गया तो कैसे किया गया। लेकिन यहाँ में एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करना है, यहाँ पर हमें डिस्क्राइब किसको करना है, ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर हमें हाउ का रिप्लाई नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें रिप्लाई चाहिए किसका, व्हाट का। तो अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो ये एज आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ जो लिखा ये गलत हो जाएगा, वहां जो लिखा वो भी गलत हो जाएगा। अब हम गिल्टी टू क्राइम कहें, गिल्टी फॉर क्राइम कहें या केवल गिल्टी कहें, तो यहाँ पे आंसर आएगा केवल गिल्टी, क्योंकि अगर आप कोई प्रेपोजिशन लिख भी दोगे ना तो उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आंसर हो गया हमारा गिल्टी। द जज डिक्लेयर द प्रिजनर गिल्टी, ठीक है। तो गिल्टी वर्ड जो है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, उसके साथ हमें कोई एज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही डिक्लेयर वर्ब है, ऐसी ही दो चार और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ में इस तरीके से एज लिख के पेपर में कई बार एरर आता है, तो आपको ना ये सारी वर्ब्स ध्यान रखनी है। देखो मैं बता देता हूं, थिंक, बिलीव, कंसीडर, नेम, कॉल, अपॉइंट, इलेक्ट, चूज, नॉमिनेट, एटसेट्रा। तो ये कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं जिनके ऑब्जेक्ट के साथ कई बार हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है, तो वहां पे ना एज मत लिखना। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, किसी प्रीवियस ईयर पेपर में कभी आया क्वेश्चन, ये है पीपल कॉल्ड गांधी जी एज बापू, ठीक है। इसमें एक नेम वर्ब है वो भी लिख लेना, लिखी हुई है वैसे। अब देखो यहाँ पे लिखा है पीपल कॉल्ड गांधी जी, लोग गांधी जी को कहते थे, व्हाट वुड दे से, क्या कहते थे। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है गांधी जी उसी को मॉडिफाई करना है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। एज का यूज हम तब करते हैं जहां पर हमें एडवर्ब की जरूरत हो, तो इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा दो, सिंपल लिखो पीपल कॉल्ड गांधी जी बापू, लोग गांधी जी को बापू कहते थे, ठीक है। हैड आई नोन अबाउट द ट्रैफिक, अभी हमारा क्लोज कंडीशन हो गया थर्ड टाइप का। हैड आई नोन जो हमने लिखी ना, ये हमारी इफ क्लॉज है, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी है, इसका मतलब है इफ आई हैड नोन। तो इफ आई हैड नोन का मतलब क्या हो गया कि इफ क्लॉज हमारी पास्ट परफेक्ट में है, तो ये क्लोज कंडीशन हो गया। तो मेन क्लॉज में आपको वुड, कुड, हैव, माइट हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये विल लिव लिख रखा है, ये गलत है। हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट गलत है। वुड के साथ डायरेक्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिख नहीं सकते, ये गलत है। क्लोज कंडीशन है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये गलत है। सही आंसर हो गया ए। हैड आई नोन अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, अगर मुझे ट्रैफिक के बारे में पहले पता चल गया होता तो मैं और ज्यादा जल्दी निकला होता, इसका मतलब यह। इट इज हाई टाइम, अब देखिए इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, ये जो फ्रेजेस हैं इनका यूज हम करते हैं टू इंट्रोड्यूस सम इवेंट दैट इज नॉट रियल बट शुड बी, कोई ऐसा इवेंट जो अनरियल है लेकिन होना रियल चाहिए, तो वो इमेजिनेशन हो गया।
कि है नहीं, होना चाहिए लेकिन है तो नहीं, तो वो हो गया इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के लिए हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म से यूज करते हैं। तो इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इनके साथ में जो भी हम वर्ब लिखते हैं वो इमेजिनरी सिचुएशन होती है और उसको पास्ट सब्जेक्टिव मूड में लिखा जाता है वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ। तो जो मस्ट हैव चेंज लिखा गलत, चेंज लिखा गलत, विल चेंज लिखा गलत, सही आंसर क्या है? चेंज। अंडरस्टूड मीनिंग यहाँ पे होता है बट यू डोंट। इट इज हाई टाइम यू चेंज योर हैबिट्स बट यू डोंट, बट यू वॉन्ट, तो ये इमेजिनेशन हो गया। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द इशू विद हिम। अब देखो ये जो तीन वर्ब्स है ना बच्चे, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक है डिस्कस, एक है डिस्क्राइब और एक है एक्सप्लेन। जो हिंदी से ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं ना चीजों को सीखने के लिए, उनको अक्सर ऐसा इनके साथ में अबाउट यूज करने का मन करता है। आई शैल एक्सप्लेन अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो ये गलत है। एक्सप्लेन, डिस्कस और डिस्क्राइब ये तीनों ही ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। इनके साथ में अबाउट प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए आई शैल एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम, कहना चाहिए आई शैल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। तो एक्सप्लेन, डिस्कस और डिस्क्राइब ये तीनों ही ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ अबाउट प्रेपोजिशन का यूज ना करें। तो जो अबाउट लिखा है वो गलत हो गया, ठीक है। वॉज के साथ हैड बिन डिस्कसिंग आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। वॉज के साथ हैड डिस्कस्ड भी आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। डिस्कस्ड के साथ रिगार्डिंग प्रेपोजिशन भी नहीं आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है? आई वॉज डिस्कसिंग द इशू विद हिम। यू मस्ट प्रिवेंट योर ब्रदर। अब प्रिवेंट है, देखो प्रिवेंट, ठीक है, अब्सटेन, रिफ्रेन, एक्सट्रैक्ट, डेराइव, प्रोटेक्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में जब हम कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले प्रिपरेशन फ्रॉम का यूज करते हैं। अब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, डेराइव फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। फ्रॉम सोर्स की प्रेपोजिशन होती है, तो जिस सोर्स से कोई चीज आ रही है या दूर की जा रही है वो सोर्स के लिए प्रेपोजिशन फ्रॉम का हम यूज करते हैं। यू मस्ट प्रिवेंट योर ब्रदर। अब इसके बाद हमें लिखनी चाहिए प्रेपोजिशन फ्रॉम। यहाँ पे टू डू लिख रखा है तो ये गलत है, यहाँ पे ऑफ लिख रखा है ये गलत है, नॉट टू डू लिख रखा है ये भी गलत है, डूइंग सच थिंग्स लिख रखा है ये भी गलत है। ये आंसर, यू मस्ट प्रिवेंट योर ब्रदर फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स। आई एम कॉन्फिडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। अब ये दो वर्ड्स होते हैं बच्चे, एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है डिफिडेंट। ये दोनों ही एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं। कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट दोनों ही एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। डिफिडेंट उसका एंटोनिम हो गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोनों के साथ में हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, डिफिडेंट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर टू पास इन्फिनिटिव लिख रखा है वो गलत हो गया। यहाँ ऑफ सॉरी, यहाँ पर फॉर लिख रखा है ये गलत हो गया। टू पासिंग ये गलत हो गया, इन पासिंग ये गलत हो गया। तो आंसर हो गया हमारा आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। यू मस्ट अडेप्ट विद द सिचुएशन। अब आप देख रहे होगे कि ये ना प्रेपोजिशन पे बेस्ड अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो प्रेपोजिशन का यूज होता है उस पर बेस्ड, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रिलेटेड टू प्रेपोजिशन ही है, चाहे कॉन्फिडेंट ऑफ वाला होता है, चाहे प्रिवेंट फ्रॉम वाला होता है, और चाहे ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने लिखा यू मस्ट अडेप्ट विद द सिचुएशन। अडेप्ट का मतलब होता है खुद को एक्लिमेटाइज करना, खुद को ढालना अपने को किसी चीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, खुद के अंदर चेंजेस लाना। तो जिस चीज के अकॉर्डिंग हम खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, ढाल रहे हैं, उसके साथ हम प्रेपोजिशन लिखते हैं टू, क्योंकि वो हमारे अडेप्टेशन का रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट की प्रेपोजिशन इंग्लिश में टू होती है। तो जैसे अडेप्ट वर्ब है, सबमिट वर्ब है, रिजाइन वर्ब है, रिकनसाइल वर्ब है, ईल्ड वर्ब है, सरेंडर वर्ब है, ठीक है, इम्यून है। तो इनके साथ हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू। अब यहाँ पर क्या लिख रखा विद, तो वो गलत हो गया। यहाँ लिखा बाई गलत, फॉर गलत, यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन ही नहीं यूज की तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया? यू मस्ट अडेप्ट टू द सिचुएशन, ठीक है। हालांकि अब पेपर में ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया। अब एक चीज आपको और सीखनी है, क्या कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है
तो हम उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं जैसे पूछा गया, लेकिन वो टेक्निकली गलत होता है। तो ये क्वेश्चन जो हमने टू के साथ आंसर बता दिया ना, ठीक हो गया अभी इतना, लेकिन एक्चुअली ये गलत सेंटेंस है अभी भी। इसमें होता क्या है कि जो अडेप्ट वर्ब है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही कुड नॉट अडेप्ट टू दैट वर्क, ठीक है, ही कुड नॉट अडेप्ट टू दैट वर्क। अब आप ध्यान से देखो, ये कुड नॉट अडेप्ट जो हमने लिखा है वर्ब है, टू प्रेपोजिशन है, दैट वर्क इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के साथ हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो ऐसा लग रहा है ये वर्ब इंट्रांसिटिव हो, लेकिन अडेप्ट ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अडेप्ट का मतलब अडेप्ट होना नहीं होता है, अडेप्ट का मतलब अडेप्ट करना होता है। इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट विद इट, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख सकते हो। अब जैसे आप देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ही कुड नॉट अडेप्ट, कि वो अडेप्ट नहीं कर पाया काम के अकॉर्डिंग, किसको नहीं कर पाया बताना पड़ेगा। he could not adapt his style, he could not adapt his responsibilities, कुछ तो बताओ, नहीं कुछ है तो सीधे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो, he could not adapt himself। लेकिन पेपर में क्वेश्चन वैसा ही था जैसा वहां पे हमने डिस्कस किया, तो हमने उसको चेंज नहीं करा। बाकी ये भी ध्यान रखना है कि अडेप्ट वर्ब जो होती है उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो। वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। शी डू नॉट नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखो, डू हेल्पिंग वर्ब है, नो मेन वर्ब है, तो हमें पता है जब हम शी के साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो डू नहीं लिखेंगे, डज लिखेंगे, और जब डज लिख देंगे फिर उसके बाद में नोज नहीं आएगा, नो आएगा, तो वो जो लिखा है वो तो गलत ही है। नो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती नहीं है, तो ये भी गलत है। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगी नहीं, डज यूज होगी, तो ये गलत है। ठीक है, शी डज नॉट नो द आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही इज सीनियर देन मी इन एज। अब सीनियर के साथ में देन नहीं यूज होता, ये तो पता ही है, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मोर सीनियर के साथ भी नहीं यूज होगा, मोर भी नहीं यूज होगा सीनियर के साथ, ये भी गलत हो गया। सीनियर टू मी बाई एज या सीनियर टू मी इन एज, ठीक है, या एल्डर टू मी, एल्डर टू लिख देने से मीनिंग बदल जाएगा। ओल्ड जो एडजेक्टिव होता है हमारा, जिसकी फॉर्म ओल्डर और ओल्डेस्ट होती है, इनका यूज हम करते हैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अगर हमें किसी एक ही फैमिली के बच्चे हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन करना है, स्पेशली वो एज का रेफरेंस नहीं होता, वो सीनियरिटी या जूनियरिटी का रेफरेंस होता है, तो हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है उसके हिसाब से ये तो क्लियर है कि हम एक फैमिली के सिबलिंग्स की बात नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सीनियर टू इन एज या सीनियर टू बी एज, तो ध्यान रखना एज जो होती है ना हमारी स्टेट होती है, अवस्था होती है, स्टेट की प्रेपोजिशन इंग्लिश में इन होती है, बाई नहीं होती, तो आंसर ही हो गया, ही इज सीनियर टू मी इन एज। ही इज गोइंग टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। अब्रॉड वर्ड किसी जगह का नाम नहीं है, जापान एक जगह का नाम है, साउथ कोरिया एक जगह का नाम है, कोलोराडो एक जगह का नाम है, ठीक है, वेनिस एक जगह का नाम है, इटली एक जगह का नाम है। अब्रॉड किसी जगह का नाम नहीं है, तो ये नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर ये है क्या अगर नाउन नहीं है, ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब वो प्लेस होता है वेयर का रिप्लाई। होम है, अब्रॉड है, अवे है, एवरीवेयर है, फार है, नियर है, ये एडवर्ब्स होते हैं। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब होने की वजह से प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये जो हमने टू लिखा ना ये गलत है, ये जो टू लिखा ये भी गलत है, ये जो टू लिखा ये भी गलत है, ये जो फॉर लिखा ये भी गलत है, ये आंसर। ही इज गोइंग अब्रॉड, तो ये ध्यान रखना कि अब्रॉड वर्ड जो है ये एडवर्ब होता है, ये कोई नाउन नहीं होता, तो इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के नहीं लिखना। शी अवॉइड्स टू गो, अवॉइड वर्ब के साथ में हमेशा हम जेरेंड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आई अवॉइड टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैं चाय पीना अवॉइड करता हूं, तो अवॉइड वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट अगर हम किसी वर्ब को बनाएंगे, नाउन प्रोनाउन को बनाओगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जेरेंड फॉर्म में लिखोगे। ये जो टू गो है ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसलिए इज अवॉइडिंग टू गो, यहाँ पे भी टू गो लिखा, ये भी गलत हो गया। अवॉइड्स फ्रॉम गोइंग, अवॉइड ट्रांसिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फ्रॉम की जरूरत नहीं, तो ये गलत हो गया। अब अवॉइड्स गोइंग लिखें, यहाँ पे अवॉइड्स गोइंग टू लिखें, तो यहाँ पे देखो क्राउडेड प्लेसेस जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है ना, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी वर्ब का या प्रेपोजिशन का बनेगा। गोइंग इन ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट ये बन नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसी प्रेपोजिशन का, गो के साथ प्रेपोजिशन टू यूज होती है, तो ये आंसर हो गया। शी अवॉइड्स गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। अगला देखिए,
वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी, अब एंजॉय होती है ट्रांसिटिव वर्ब, इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट विद इट, इसके साथ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा आई एंजॉयड अ लॉट, मैंने खूब एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया है तो बताया ही नहीं। सो एंजॉय वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट विद इट, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं तो गलत है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या लिखा, वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी, तो एट द पार्टी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकती। वेरी मच एडवर्ब है, वो भी ऑब्जेक्ट है नहीं। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता, वी एंजॉयड द फूड, वी एंजॉयड द म्यूजिक, कुछ ऐसा लिखा होता तो सही हो जाता सेंटेंस। अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो वो गलत है। यहां पर भी एंजॉय के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो ये भी गलत है। वर एंजॉयड भी गलत है क्योंकि ये पैसिव बन गया, वी जो है वो एंजॉय करने वाले हैं, वी को एंजॉय नहीं किया गया तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां पर भी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो ये भी गलत है, ये आंसर वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। अब कई बार बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि एंजॉय वर्ब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं कि एंजॉय वर्ब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, एंजॉय वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। वो ऑब्जेक्ट कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, कोई अदर भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे अवरसेल्व्स ना लिखा हो, यहाँ पे द फूड लिखा हो, द म्यूजिक लिखा हो, द डांस लिखा हो तो भी ठीक हो जाएगा। इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिकॉज इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वॉज अवेलेबल, अब हमें पता है नाइदर नॉर से जब हम दो नाउन से प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हम लिखते हैं बाद वाले के अकॉर्डिंग, जो वर्ब के पास में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। वर्ब के पास में कौन लिखा है, एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वर आएगा। यहाँ तो वॉज लिखा तो वो गलत हो गया, यहाँ भी वॉज लिखा तो ये भी गलत हो गया, यहाँ भी वॉज लिखा तो ये भी गलत हो गया। अब हम लिखें वर ऑल्सो अवेलेबल या वर अवेलेबल, तो जब हमने नाइदर नॉर लिख दिया तो फिर ऑल्सो लिखने की अब जरूरत नहीं रही तो ये गलत हो गया। सही आंसर ये है, neither the manager nor the employees were available. He is good in mathematics, अब कोई भी पर्सन किसी सब्जेक्ट में कैसा है कैसा नहीं है, गुड है या बैड है, ये हमें बताना होता तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन यूज करते हैं एट, ठीक। यहाँ पे प्रेपोजिशन इन यूज करी तो वो गलत हो गया, यहाँ भी इन यूज करा तो ये भी गलत हो गया, फॉर यूज करा तो ये भी गलत हो गया। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल आता है, वो नहीं लिखा। दूसरा यहाँ पे कोई कंपैरिजन भी किसी के साथ नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री आप तभी यूज करो जब आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी एक का सबके साथ में, तो कौन सा है जिनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो यहाँ पे मेंशन तो है नहीं, तो सुपरलेटिव डिग्री एक तो यूज करना है इसलिए गलत। दूसरा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल लिखा जाता है क्योंकि वो जिसे रेफर करते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। सही आंसर क्या हो गया ये, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज बैड एट मैथमेटिक्स। शी इंसिस्टेड दैट शी कम्स विद अस, उसने इंसिस्ट किया, मतलब इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज को स्ट्रेस करना, एम्फिसाइज करना। जैसे हम चाहते हैं कि कोई पर्सन ऐसा ही करे या वैसा ही करे तो उस बात के लिए हम इंसिस्ट करते हैं, ठीक। तो शी इंसिस्टेड दैट शी कम्स विद अस, केम विद अस, शुड कम विद अस, इज कमिंग विद अस, हैज टू कम विद अस। अब यहाँ पे मेन क्लॉज पास्ट में इंसिस्टेड लिखा है ना, तो अगर यहाँ पे इंसिस्टेड लिखा हुआ तो आप प्रेजेंट टेंस की वर्ब नहीं यूज कर पाओगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट में है। हैज टू भी नहीं लिख पाओगे तो ये भी गलत हो गया। अब केम विद अस लिखें या शुड कम विद अस लिखें, तो यहाँ पे ऐसा हमें पता चल रहा है कि उसने ये बात इंसिस्ट की थी कि ऐसा हो, ऐसा हुआ या नहीं हुआ वो नहीं पता, ये एक सजेशन है। इंसिस्ट करना मतलब कोई ऐसा चाहता है, डिमांड कर रहा है कि ऐसा हो, ऐसा हुआ या नहीं हुआ वो नहीं पता, तो ये जो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा ये भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शुड कम। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे आपको सीखनी चाहिए अगर पहले से ना जानते हो तो, कि जो इंसिस्ट वर्ब होती है जब हम इसके साथ में कोई दैट क्लॉज लिखते हैं तो दैट क्लॉज में लिखा गया एक्शन जो होता है ना वो आपका एक इनडायरेक्ट डिमांड होता है, वो इनडायरेक्ट ऑर्डर होता है। तो उसमें अगर हमें मेन वर्ब यूज करनी है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, वर्ब की बेस फॉर्म सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो, और नहीं तो शुड मॉडल लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे शुड मॉडल वाला ऑप्शन दे रखा है तो ये आंसर हो गया। अगर मान लो शुड मॉडल ना दे रखा होता, केवल कम लिखा होता, तब भी यही आंसर होता। इस बात को ना मैं एग्जांपल लिखकर आपको समझाता हूं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई इंसिस्टेड दैट ही टेक्स सम रेस्ट। अब जैसे हमने यहां पे लिखा आई इंसिस्टेड दैट ही टेक्स सम रेस्ट, तो इंसिस्टेड वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया,
आई इंसिस्टेड, मैंने इंसिस्ट किया, क्या इंसिस्ट किया। तो ये जो दैट क्लॉज हमने लिखी वो ऑब्जेक्ट है इंसिस्ट वर्ब का, कि मैंने क्या इंसिस्ट किया। अब ध्यान से देखना, जो भी मैं इंसिस्ट कर रहा हूं वो कोई मेरी ऑर्डर या डिमांड ही होगा, मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो जाए। तो ऑर्डर या डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो यूज करते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होती है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, टाइम चाहे कोई भी हो। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक, बेस फॉर्म। तो लिखो टेक। अब कई बार बच्चे ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो पास्ट टेंस लिखा है इंसिस्टेड, तो फिर टुक क्यों नहीं लिखा, या सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो टेक्स क्यों नहीं लिखा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये जो हम टेक लिख रहे हैं ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, ये फैक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये एक्सप्रेस कर रहा है डिमांड को। ठीक है, तो टेक लिखो, नहीं तो मॉडल लिख दो। अब जैसे मॉडल आप शुड लिख दोगे, तो जब शुड लिखोगे तब कोई भी ना तो टेक्स लिखेगा ना टुक लिखेगा, क्योंकि सबको पता है कि शुड के साथ में टेक ही आना है। तो ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, या तो उसमें मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखो, और नहीं तो केवल वर्ब की बेस फॉर्म यूज करो। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना कि कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट के साथ में हम प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं जो कि होती हैं ऑफ। यहां पर हमने टू विन इन्फिनेटिव लिखा तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ऑन विनिंग लिखा ये भी गलत हो गया। दैट शी विंस लिखा ये भी गलत हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन लिख दोगे तो उसके साथ इन्फिनेटिव नहीं आएगा, जेरेंड आएगा, तो ये जो टू विन है वो भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑफ विनिंग। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। अगला देखिए, द मैनेजर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। अब देखो एंग्री जो वर्ड है हमारा, केवल एंग्री ही नहीं, एक दो और भी है, उनको भी सीखिए। एंग्री है, अनॉयड है, ठीक है। इन दोनों के साथ इस तरीके के बहुत बार क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। एंग्री विद समबडी, ये समबडी है बच्चे। एंग्री एट समथिंग, समथिंग का मतलब रिप्लाई ऑफ व्हाट, समबडी का मतलब रिप्लाई ऑफ होम। तो ये जो एंग्री और अनॉयड वर्ड है ना, इन पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में, ग्रामर सेक्शंस में बहुत आते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा द क्लर्क, द क्लर्क क्या है, समबडी है। तो समबडी है तो इसके साथ हमें प्रिपोजिशन कौन सी यूज करनी पड़ेगी, एंग्री के साथ में विद। यहाँ पे क्या यूज कर रखी, ऑन, तो वो गलत है। यहाँ पे ओवर यूज कर रखी ये भी गलत है, बाई यूज कर रखी ये भी गलत है, एट यूज कर रखी ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया, इज एंग्री विद। द मैनेजर इज एंग्री विद द क्लर्क। ही वॉज अक्यूज फॉर, अभी हमने पढ़ा अक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ यूज होती, तो फॉर लिखा वो गलत हो गया। यहाँ फॉर लिखा है तो ये गलत हो गया। यहाँ विद लिखा है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे टू लिखा है तो ये गलत हो गया। सही आंसर है ही वॉज अक्यूज ऑफ स्टीलिंग द डॉक्यूमेंट्स, उस पे डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप लगाया गया। शी इज सीनियर देन मी इन कॉलेज, हमें पता है सीनियर के साथ देन तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे देन लिखा है, मोर भी लिखा है तो ये भी गलत हो गया। सीनियर के साथ टू यूज होता है, फ्रॉम लिखा है ये गलत हो गया। देन लिखा है, एल्डर के साथ भी देन यूज होता है, ये गलत हो गया। सही आंसर है इज। शी इज सीनियर टू मी इन कॉलेज। ही डिड नॉट नो वेयर वॉज द बुक केप्ट। अब देखो ये जो वेयर वॉज द बुक केप्ट हमने लिखा है ना, ये है हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और यहाँ पे जो वेयर है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसका यूज हमने क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करा, ये कंजंक्शन है। तो जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, जब हम उनको एज कंजंक्शन यूज करते हैं तो उनके साथ लिखी गई क्लॉजेस होती हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। असर्टिव फॉर्म का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह। अब यहाँ देखो हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट बुक से पहले लिख रखा है। तो ये जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं ये हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में, जहां पे WH फैमिली वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं कंजंक्शन है, तो यहाँ पर वर्ब हमें लिखनी पड़ेगी असर्टिव फॉर्म में। असर्टिव फॉर्म में पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएंगी, अब फिर बाद में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह होगा तो वो आ जाएगा। तो वेयर वॉज द बुक केप्ट हमने लिखा है ये गलत है, वेयर वॉज द बुक लिखा है ये भी गलत है, वेयर डिड द बुक केप्ट लिखा है ये भी गलत है। डिड के साथ वैसे भी सेकंड फॉर्म नहीं आनी। वेयर द बुक हैज केप्ट लिखोगे या वेयर द बुक वॉज केप्ट लिखोगे। तो हैज केप्ट एक तो एक्टिव फॉर्म में इसलिए गलत हो गया, दूसरा हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हम प्रेजेंट लिख नहीं पाएंगे तो इसलिए भी ये गलत हो गया। सही आंसर हो गया बच्चे ए, वेयर द बुक वॉज केप्ट। He took pen to finish the task on time. Had pen, took pens, gave pen, took the pen. अब देखिए ये जो पेन वर्ड होता है ना बच्चे, ये होता है फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, फीलिंग ऑफ अनकंफर्ट।
तो उसको हम पेन बोलते हैं, दर्द हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है पेंस, इसका मतलब होता है बच्चे केयर। इसी से एक नाउन बन जाता है पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग का मतलब होता है केयरफुल। तो ये ना दो अलग अलग वर्ड है। एक होता है पेन जिसका मतलब दर्द होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल नहीं हो सकता। एक होता है पेंस जिसका मतलब केयर होता है, और जिसका मतलब केयर होता है ना, इसका यूज हम यूज करते हैं टेक वर्ब के साथ में। टेक पेंस का मतलब होता है किसी काम को बारीकी के साथ में, केयर के साथ में, अटेंशन के साथ में करना, लापरवाही में नहीं करना। तो सही करेक्शन क्या होता है, टेक पेंस। ही टुक पेन टू फिनिश द टास्क ऑन टाइम, काम को समय से पूरा करने का उसने ध्यान रखा, मतलब उसने इस चीज की परवाह की कि समय से काम पूरा हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टेक पेन्स। यहाँ पे पेन लिखा हुआ तो वो गलत हो गया, यहाँ टुक दी पेन लिखा तो ये गलत हो गया, गेव पेन लिखा तो ये गलत हो गया, हैड पेन लिखा तो ये गलत हो गया। सही आंसर होगा टुक पेन्स, ही टुक पेन्स। आई एम लाइकिंग दिस मूवी अलॉट। लाइक वर्ब जो होती है वो स्टेट शो करती है। लाइक करना कोई एक्टिविटी नहीं है, लाइक करना क्या है, मेंटल स्टेट है, कि मैं किसी चीज को लाइक करता हूं या नहीं करता हूं, ये मेरी मेंटल स्टेट है, मेरी चॉइस है। ऐसी वर्ब्स जो स्टेट को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक, उनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होते हैं, ठीक है, वो या तो इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, परफेक्ट टेंस में यूज होती हैं। तो आई एम लाइकिंग लिखा, ये गलत हो गया, ठीक है। दिस मूवी का मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो ये पास्ट टेंस की वर्ब लाइक्ड गलत हो रही है। आई एम हेल्पिंग वर्ब है, एंजॉय उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी, या तो आईएनजी फॉर्म में आएगी या थर्ड फॉर्म में आएगी, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है एम के साथ ये गलत हो गई। हैव लाइक्ड लिखें या लाइक लिखें, चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, और एक फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, तो फैक्ट्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गलत हो गया। सही आंसर हो गया लाइक। आई लाइक दिस मूवी अलॉट। तो ये एक फैक्ट है। जब हम किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो उसका हम यूज इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में नहीं करते। तो आंसर हो जाएगा आई लाइक दिस मूवी अ लॉट। ही इज हैविंग अ कार फॉर 5 years। अब देखो, हैव जो वर्ब होती है, जब हम इसका यूज करते हैं एज अ वर्ब ऑफ पोजेशन, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। जो वर्ब ऑफ पोजेशन होती हैं वो भी नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब होती हैं, तो उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अगर हम हैव वर्ब का यूज किसी ऐसे सेंस में करें जहां पर ये किसी टेम्पररी इवेंट को रेफर करे, तो हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग डिस्कशन विद माई फ्रेंड्स, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग रेस्ट। तो ये ठीक है, वो टेम्पररी सिचुएशंस हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हैव का यूज किया गया, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस ठीक है। लेकिन अगर हम हैव का यूज एज अ वर्ब ऑफ पोजेशन करें, ठीक है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। तो ये जो हमने इज हैविंग लिखा है ये गलत है, ये यहां भी वहां भी गलत है, ठीक है। अब हम क्या लिखें, हैज हैड लिखें, हैड लिखें या हैज हैड लिखें। तो क्योंकि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब किसी एक्शन के साथ में उसका ड्यूरेशन लिखा होता, मान लो यहाँ पे अगर फॉर 5 years नहीं लिखा होता, ऐसा समझना, अगर ये फॉर 5 years नहीं लिखा होता, लिखा होता ही इज हैविंग अ कार, तो हम लिखते ही हैज अ कार। उसको हम कैसे सही करते, हैज अ कार लिख के सही करते, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही, पास्ट की बात हो नहीं रही, तो हम पास्ट का टेंस तो वैसे भी नहीं लिखेंगे, तो हम लिख देंगे ही हैज अ कार। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा, फॉर 5 years लिखा है, ड्यूरेशन दे रखी है। तो ड्यूरेशन जब किसी एक्शन की दे रखी हो, तो हम उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। हैव वर्ब जो होती है इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बन सकता, तो ऐसी वर्ब्स जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता। तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह यूज करते हैं उनके लिए परफेक्ट टेंसेस का। तो यहाँ पर हैज हैड जो परफेक्ट टेंस है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे फॉर 5 years नहीं लिखा होता, तो हमारा आंसर होता ऑप्शन ए, ही हैज अ कार। फॉर 5 years लिखा है, इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इस वर्ब का बनेगा नहीं, तो उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा परफेक्ट टेंस। तो हम लिख देंगे ही इज हैविंग, ही हैज हैड अ कार फॉर 5 years। इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं बच्चे, ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स का क्या होता है कि उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता, ठीक है, और उनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज नहीं होता। जो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होती वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं यूज होती। तो हम क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह यूज कर लेते हैं उनके साथ इंडेफिनिट टेंस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जगह उनके साथ यूज कर लेते हैं परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है।
ही वर्कड वेरी हार्ड लेस्ट ही में फेल। लेस्ट के साथ में हम शुड का यूज करते हैं। कोरिलेटिव पेयर लेस्ट जो कंजंक्शन होता है ना, उसका शुड मॉडल होता है। तो शुड क्या है? मॉडल है जिसका यूज हम लेस्ट कंजंक्शन के साथ में करते हैं। अगर शुड ना लिखा हो तो हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। मोस्टली शुड लिखा ही होता है। तो ये जो हमने मे लिखा हुआ वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। दैट ही डिड नॉट फेल लिखा, ये भी गलत हो गया। फॉर नॉट फेलिंग लिखा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या हो गया? लेस्ट ही शुड फेल। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। क्यों की मेहनत? लेस्ट ही शुड फेल, कि कहीं वो फेल ना हो जाए इसलिए। ही स्पीक्स एज इफ ही वॉज नोइंग एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है मानो कि वो सब कुछ जानता हो। तो इमेजिनेशन हो गया। एज इफ का यूज हम इमेजिनेशन के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सब कुछ जानता तो नहीं होगा। और एक तो हम एज इफ लिख रहे हैं तो हमें ऐसे ही पता है ये सिचुएशन इमेजिनरी है। मान लो ना भी एज इफ लिखा हो तो इतना तो हमें कॉमन सेंस है ही कि कोई भी व्यक्ति हर एक चीज नहीं जानता। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ पता हो। ठीक है। तो ये जो हमने सिचुएशन लिखी है इमेजिनेशन है, इमेजिनरी है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा पास्ट सब्जेक्टिव मोड में वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ। यहाँ पर हमने वॉज नोइंग लिखा, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो वैसे भी नो वर्ब की नहीं यूज होती, तो वो गलत हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की वर्ब लिखी, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर नोज लिखा तो ये भी गलत हो गया। ही स्पीक्स एज दो ही न्यू एवरीथिंग, एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, तो कंजंक्शन हमें चेंज करना नहीं। दो कंजंक्शन कंट्रास्ट शो करने के लिए लिखा जाता है। एज इफ इमेजिनेशन के लिए लिखा जाता है। ये सिचुएशन इमेजिनेशन शो कर रही है, तो एज दो गलत हो गया, एज इफ आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया? ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। आई मेट हिम यस्टरडे नाइट एट द पार्टी। अब देखो यस्टरडे जो होता है, जैसे टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, ये 24 आवर्स की ड्यूरेशंस होती हैं। ठीक है। यस्टरडे केवल दिन नहीं है। यस्टरडे जो है वो ऑल 24 आवर्स हैं, जिसमें डे और नाइट दोनों इंक्लूडेड है। तो इसीलिए यस्टरडे नाइट, टुमारो नाइट ये नहीं लिखना बोलना चाहिए। ये अनग्रामेटिकल होता है। मतलब अनग्रामेटिकल भले ही ना लगे, लेकिन इलॉजिकल होता है। क्योंकि यस्टरडे इंक्लूड्स एवरीथिंग, डे एंड नाइट बोथ। तो यस्टरडे नाइट की जगह कहना चाहिए द लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट। उसी तरीके से टुमारो नाइट के वजह बोलना चाहिए नेक्स्ट नाइट, द फॉलोइंग नाइट। ये वर्ड्स यूज करने चाहिए। और टुडे नाइट भी नहीं बोलना चाहिए। टुडे नाइट के लिए बोलना चाहिए टू नाइट। ठीक। तो ये जो हमने यस्टरडे नाइट लिखा बच्चे, ये गलत हो गया। यहाँ भी यस्टरडे नाइट लिखा, ये भी गलत हो गया। और वॉज मीटिंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत कर दिया। लास्ट नाइट पास्ट का टाइम है, तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ पास्ट के लिए यूज होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? सी, आई मेट हिम लास्ट नाइट एट द पार्टी। शी हैज अ कार इजंट शी। अब देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन टैग लिखना है, और सेंटेंस में हमने वर्ब क्या लिखी है? हैज। अब ध्यान देना, ये जो हमने हैज लिखा है ना, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर हैज वर्ब है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हेल्पिंग और डू और डज है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग और डू या डज लिखनी पड़ेंगी। सब्जेक्ट सी सिंगुलर है तो डज लिखना पड़ेगा। ये जो हैज लिखा ये गलत हो गया, इज लिखा ये गलत हो गया, हैज लिखा ये गलत हो गया। सही आंसर हो गया ये, डजंट शी। तो हैज, हैव, हैड, इनका यूज जब हम सेंटेंस में मेन वर्ब करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड का यूज करना चाहिए। गलती से बच्चे हैज का ही यूज कर देते हैं। एक एग्जांपल से यही बात मैं आपको और समझा देता हूं। देखो जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, द मैन हैड सम डाउट्स, और मैं इसका क्वेश्चन टैग लिख दूं हैडंट ही। ठीक है। तो पहली बार हो सकता है पढ़ने में बोलने में ही हमें ठीक लगेगा हैडंट ही। हम देखेंगे यहाँ भी हैड लिखा था, वहां भी लिख दिया, लेकिन ध्यान से देखो ये हैड हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है, तो मेन वर्ब है। ये जो हैड है ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसका यूज तो क्वेश्चन टैग में होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टैग में तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो अगर ये हैड मेन वर्ब है तो ये कौन सी फॉर्म की वर्ब है? सेकेंड फॉर्म की वर्ब है, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो हैडेंट ही के बजाय हमें लिखना चाहिए डिडंट ही। ये आंसर हो गया। अगला देखो, नो अदर एथलीट वॉज एज ग्रेट एज सचिन इज। ठीक। इज ग्रेटर देन सचिन, इज सो ग्रेट लाइक सचिन। अब देखो सो के साथ लाइक नहीं आएगा। जब भी हम सो या एज का यूज करते हैं सिमिलरिटी शो करने के लिए, तो उनके साथ हमेशा बाद में एज ही आता है। तो ये जो हमने लाइक लिख दिया ना, ये गलत हो गया। ही इज नॉट सो वाइज एज यू, ही इज एज वाइज एज यू।
दोनों सिचुएशन में सिमिलरिटी शो करने के लिए हम एज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो लाइक वाले ऑप्शन गलत हो गए। अब हम लिखें इज ग्रेटर देन सचिन या हैज बीन एज ग्रेट एज सचिन। तो इज ग्रेटर देन सचिन का मतलब हो गया कि सचिन से ज्यादा महान कोई दूसरा क्रिकेटर नहीं है। हैज बीन का मतलब अभी तक नहीं हुआ है, पॉसिबिलिटी छूट गई, आगे आने वाले समय में हो सकता है। तो अब अगर हम देखें तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही सही है। अगर हम एज अ प्रेजेंट फैक्ट बताएं तो ये जो ऑप्शन हमने लिखा है, नो अदर एथलीट इज ग्रेटर देन सचिन, कोई भी दूसरा एथलीट सचिन से ज्यादा महान नहीं है, ठीक। और अगर हम लिख दें नो अदर एथलीट हैज बीन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। नो अदर एथलीट हैज बीन एज ग्रेट एज सचिन, कि कोई भी दूसरा एथलीट उतना महान नहीं हुआ है आज तक जितना सचिन हुआ है। तो इसमें प्रेजेंट के साथ साथ में पास्ट भी कवर कर लिया। तो वैसे तो दोनों ही सही है, अलग अलग मीनिंग है लेकिन दोनों ही सही है ग्रामेटिकली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिमिली स्ट्रक्चर का यूज किया था, कंपेरेटिव डिग्री का नहीं। तो जो सिमिली स्ट्रक्चर सही है हम वही ऑप्शन टिक करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री वाला नहीं। तो अगर ये ऑप्शन गलत होता तो हम उसको ए को टिक मारते, लेकिन अब दोनों ही सही है तो हमें जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया था वही अगर सही फॉर्मेट हमें मिल जाएगा तो हम उसको टिक करेंगे। तो सही आंसर है सी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछना नहीं चाहिए क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों ही सही है। शी कन्वर्स द मैटर विद मी, कन्वर्स मोनोट्रांसिटिव वर्ब होती, मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, द मैटर उसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, वो गलत हो गया। टोल्ड द मैटर टू मी, मैटर कोई बताने वाली बात नहीं है। टेल वर्ब के साथ में हम यूज करते हैं कि नहीं ऐसी चीजों को जो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई चीज मैं जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आई टोल्ड हिज नेम, आई टोल्ड द पासवर्ड, आई टोल्ड द सीक्रेट। तो मैटर कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट बन पाएगा, गलत हो गया। सैड इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसके साथ में मी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सेट जो वर्ब होती है ना वो मी के लिए या हुम के लिए इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो ये मी इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये गलत हो गया। टॉक ओवर लिखें या डिस्कस द मैटर लिखें, तो मैटर एक ऐसी चीज है जिसको डिस्कस किया जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये आंसर हो गया। शी डिस्कस द मैटर विद मी। अगला देखो, द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल्स। रेनफॉल अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल नहीं हो सकता, तो जो रेनफॉल्स लिखा वो गलत हो गया। ड्यू टू द हैवी रेनफॉल लिखें क्या, तो ड्यू टू का यूज हम करते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में एज ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर तो हमें लिंकिंग वर्ब लिखी नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। ओइंग टू हैवी रेन्स प्लूरल फॉर्म में रेन्स लिख दिया तो वो भी गलत हो गया। एज इट रेन्ड हैवीली, ये तो मीनिंग बदल जाएगा, एज रीजन का कंजंक्शन होता है, तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। रेनफॉल नाउन जो होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है, तो हम उसका प्लूरल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए द ट्रेन वॉज लेट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। दे डिस्कस्ड अबाउट द इशू फॉर आवर्स, डिस्कस अभी हमने पढ़ा, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, ये ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। इनके साथ में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, प्रेपोजिशन नहीं लिखनी चाहिए। अक्सर इनके साथ में अबाउट प्रेपोजिशन लिख के एरर आता है, तो जो डिस्कस अबाउट लिखा है ना बच्चे वो गलत है। यहाँ पे जो अबाउट लिखा है ये भी गलत है। हैड ए डिस्कशन ऑन लिखा, हैव डिस्कस्ड अबाउट लिखा, ठीक है। दे हैव डिस्कस्ड अबाउट, अच्छा ये अबाउट लिख रखा है, ये भी गलत हो गया। दे हैड अ डिस्कशन ऑन द इशू, ठीक है। अब अगर हम डिस्कशन को एज ए नाउन यूज करें तो होता क्या है, जो डिस्कस है ना वो एज अ वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ हम अबाउट नहीं लिख सकते, उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन अगर हम डिस्कस को एज ए नाउन यूज करें डिस्कशन लिख के, तो डिस्कशन के साथ में प्रेपोजिशन अबाउट या रिगार्डिंग यूज होती है, यहाँ पे ऑन यूज करा है, तो ये गलत हो गया। तो सही आंसर ये रहा, दे डिस्कस्ड द इशू फॉर आवर्स, कि मतलब उन्होंने उस इशू को घंटों तक डिस्कस किया। ही प्रेफर्स टी देन कॉफी, तो प्रेफर के साथ में देन आएगा नहीं, देन जो है वो कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, उसका यूज हम कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से एडवर्ब्स के साथ में करते हैं। प्रेफर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं है, प्रेफर एक वर्ब है, तो उसके साथ में हम देन का यूज नहीं करते, उसके साथ में टू का यूज करते हैं। तो जो देन यहाँ पे लिखा है ये गलत है, यहाँ पे लिखा है ये गलत है, इंस्टेड ऑफ लिख रखा है ये भी गलत है, ड्रिंकिंग टी फ्रॉम लिख दिया ये भी गलत है, प्रेफर के साथ में फ्रॉम भी नहीं यूज होता, तो आंसर है टू। ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। दे डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल्स, ये जो फ्रेज है उस वो होती है इन डिटेल, इन डिटेल्स नहीं होती। जब हमें मैनर डिस्क्राइब करना हो, हाउ का रिप्लाई लिखना हो कि किसी चीज को डिस्कस किया गया तो कैसे किया गया, तो हाउ का रिप्लाई हम लिखते हैं इन डिटेल। तो यहाँ पे जो इन डिटेल्स लिखा है ना ये गलत है, ठीक है। विद डिटेल्स लिखा है ये भी गलत है, डिटेलली कोई वर्ड होता नहीं है, ये गलत है।
डिस्कस्ड इन डिटेल और डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल। अब अगर हम केवल डिस्कसेस इन डिटेल लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा उन्होंने डिस्कस क्या किया, जबकि डिस्कस ट्रांसिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट के लिखनी नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये आंसर, दे डिस्कस द प्रॉब्लम इन डिटेल। द बुक इज मोर बेटर देन द प्रीवियस वन। बेटर जो है वो ऑलरेडी कंपेटिव डिग्री, तो उसके साथ मोर आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और जब बेटर कंपेटिव डिग्री होती ही है तो मोर लिखने की जरूरत नहीं है, मोर गुड, तो ये भी गलत हो गया। बेटर के साथ फ्रॉम आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। अब हम या तो लिखें मच बेटर देन या लिखें बेटर देन। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वास्तव में पेपर में कंफ्यूज करने वाले हैं, पेपर में आने नहीं चाहिए। ये शो करता है कि जिन्होंने पेपर को डिजाइन किया है, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किया ना, दे वर नॉट सीरियस। या तो वो गंभीर नहीं थे, सीरियस नहीं थे, या उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी अच्छी। होता क्या है कि मोर जो है उसका यूज हम कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब्स के साथ में नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोर का यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्रीज के साथ में उन्हें कंपेरेटिव बनाने के लिए। अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब पहले से ही कंपेरेटिव है तो उसके साथ में मोर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मच आ सकता है। मच का यूज हम कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में उनकी इंटेंसिटी को एम्फिसाइज करने के लिए करते हैं। ही इज मच टॉलर देन यू, ठीक। अब यहाँ पे क्या मच बेटर देन भी दे रखा है और बेटर देन भी दे रखा है। अब वैसे दोनों ही सही है, मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक। चलो इसको टिक मार दो, लेकिन ये भी गलत नहीं है। मच का यूज हम कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्रीज को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब मोर का यूज नहीं करते कंपेरेटिव डिग्रीज के मॉडिफिकेशन के लिए, बाकी एडवर्ब्स तो यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ही सजेस्टेड दैट वी शुड टू लीव अर्ली, उसने सजेस्ट किया, ठीक है। अब ये देखो सजेस्टेड मेन क्लॉज की वर्ब है, सॉरी पास्ट टेंस की वर्ब है, तो विल लीव तो आएगा नहीं, ऐसे ही गलत लिख दो। मस्ट के साथ में टू लीव आएगा नहीं, मस्ट मॉडल उसका डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये गलत हो गया। अब या तो शुड लीव लिखें या वुड लीव लिखें। तो सजेस्ट करने का मतलब क्या होता है? एडवाइस देना। सजेस्ट करना मतलब किसी को एडवाइस देना, सजेशन देना। सजेशन की मॉडल जो है वो वुड नहीं होता, शैल या शुड होता है, तो ये आंसर हो गया। तो जो सजेस्टेड वर्ब है वो ये शो कर रही है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा सजेशन होगा, सजेशन का मॉडल शुड होता है, तो आंसर हो गया ए। शी इंसिस्टेड मी टू टेक द मेडिसिन। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इंसिस्ट जब हम किसी को करते हैं तो जिसको भी हम इंसिस्ट कर रहे हैं वो क्या है, एक ऑर्डर है, डिमांड है, तो उसमें हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। अब देखो शी इंसिस्टेड टू टेक मेडिसिन बाई मी, ये पैसिव नहीं है तो इसलिए गलत हो गया। मी टेकिंग द मेडिसिन, इंसिस्ट का ऑब्जेक्ट एक्शन होगा, मी नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये रहा आंसर। इंसिस्ट जब हम करते हैं ना तो हम किसी फैक्ट को इंसिस्ट करते हैं, किसी सिचुएशन को इंसिस्ट करते हैं, पर्सन को इंसिस्ट नहीं करते। तो जो मी है ये इंसिस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो ये दोनों जगह ये गलत हो गया। आंसर हो गया दैट आई टेक द मेडिसिन। अब ध्यान से आप देखो जो हमने टेक लिखा ना, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है वर्ब की बेस फॉर्म। कहीं आप ये सोच के कंफ्यूज मत हो जाना कि इंसिस्टेड वर्ब तो पास्ट में है तो आगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिख दी। तो ये जो हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है वर्ब की बेस फॉर्म। अगला देखिए, नो वन नोज वेयर इज ही हाइडिंग। अब ये वेयर इज ही हाइडिंग जो हमने लिखा है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। यहाँ पे वेयर जो है वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कंजंक्शन है। तो जब हम WH फैमिली वर्ड्स को एज कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस बनाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस सर्टेन फॉर्म में लिखी जाती हैं जिनमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती हैं। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख रखा है तो ये गलत है। वेयर ही इज हाइडिंग एट, अब एट प्रीपोजिशन लिख दोगे तो इसका ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा, वेयर इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि वेयर एडवर्ब है, तो ये गलत हो गया। वेयर इज ही हाइडिंग, तो यहाँ पे हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले लिख रखी, तो ये गलत हो गया। वेयर ही इज हाइडिंग, वेयर ही हैज हिडन, अब यहाँ पे इज लिख रखी हेल्पिंग वर्ब, तो ये गलत हो गया। ये आंसर वेयर ही इज हाइडिंग। अगला देखिए, चलिए तो ये हमारा इसी के साथ में डिस्कशन कंप्लीट हो गया। आप इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है इंग्लिश में भी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली मेंस के लेवल की अभी से तैयारी करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि भाई Tier 1 तो क्वालिफाइंग होता है वो तो कर ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, ठीक है। मेंस को लेकर अगर फोकस है और अभी से मेंस की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो अल्ट्रा सिलेक्शन बैच है 10 तारीख को आने वाला है, इसको ज्वाइन करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना कमेंट जो है उसके थ्रू हमें बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और किन टॉपिक्स पे किस तरीके की क्लासेस हमें आगे आपको अवेल करवानी चाहिए जिससे कि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी हो जाए एग्जाम से पहले। तो ये कमेंट करके बताना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अंटिल देन खूब पढ़ो। थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही अंकुल सर से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने के लिए ज्वाइन करें SSC प्रथम बैच।